तो कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था अलाउंसेस के बारे में। उसमें आपने पढ़ा था फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है, फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, और अब आप पढ़ रहे थे पार्शली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। और पार्शली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस में आपने पढ़ा था हाउस रेंट अलाउंस। अब हम पढ़ते हैं उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता। तो ये क्या है, इसमें के बारे में जो रूल है अच्छी तरह से आपने समझ लेना। हर एक लाइन का मीनिंग आपने निकालना है, तभी आप न्यूमेरिकल जो है ठीक ढंग से सोल्व कर पाओगे, नहीं तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज फुली टैक्सेबल। तो ये आपने बात याद रखनी है कि अगर कोई गैर सरकारी कर्मचारी है तो उसको अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राप्त होता है तो वो पूरी तरह से कर योग्य होगा, ठीक है। यानी कि प्राइवेट नौकरी जो कर रहा है व्यक्ति, उसको अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राप्त होता है तो वो पूरी तरह से कर योग्य होगा, ठीक है, फुली टैक्सेबल होगा। However, in case of government employee, the full amount of entertainment allowance is first added to the gross salary and then a deduction under section 16 subsection 2nd is allowed to the least of the following three amounts। लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उस स्थिति में आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसको जो ग्रोस सैलरी बनती है उसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आपने कटौती देखनी है। ये जो धारा 16 उपधारा 2 बताई गई है उसके अनुसार वो कटौती कौन सी होगी, वो आप जो कटौती करोगे वो होगी ये जो तीन आपको आगे अमाउंट बताई गई हैं, तीन राशियां बताई गई हैं, उनमें जो सबसे कम होगी वो आपने कटौती कर लेनी है, यानी कि वो आपको कर की छूट होगी। तो वो क्या है, पहली है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, गत वर्ष में जो उसको वास्तविक राशि प्राप्त हुई है मनोरंजन भत्ते की वो। दूसरा है 5,000 रुपये और तीसरा 20% ऑफ सैलरी, ठीक है, सैलरी का 20%, या फिर उसको हम 20% को ये भी बोल सकते हैं 20/100 करें तो 1/5, यानी कि 1/5 ऑफ सैलरी। तो इन तीनों राशियों में जो राशि सबसे कम होगी वो क्या होगी, वो कटौती के योग्य होगी। उसके बाद तीसरा है हमारे पास अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस which are exempt to the extent of amount received or the limit specified whichever is less। तो ये जो हमारे पास तीसरी और क्लासिफिकेशन जो है पार्शली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस में, तो वो क्या है कि अपने व्यक्तिगत खर्चे जो है उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, किसी प्रकार का जो भत्ता प्राप्त होता है, ठीक है, तो वो एग्जम्प्ट कैसे होगा, कर मुक्त कितना होगा, वो होगा या तो वास्तविक राशि जो प्राप्त हुई है वो वाली, या फिर जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है, ठीक है, उस लिमिट तक, ठीक है। इसमें क्या होगा, वास्तविक राशि या फिर जो लिमिट दी गई है वो, इन दोनों में से जो कम होगा वो वाला क्या होगा, कर मुक्त होगी वो राशि, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहले आ जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो ये कर मुक्त कितना है, ये है ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, हर महीने एक बच्चे के लिए 100 रुपये तक कर मुक्त होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। या फिर वास्तविक राशि जो कि प्राप्त की गई है प्रति चाइल्ड। और ये जो एक बच्चे के अनुसार ये जो एग्जम्पशन लिमिट बताई गई है, ये बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए ही ये वाली एग्जम्पशन लिमिट जो है, एग्जम्पशन है, वो आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ये भी उसी तरह से है जैसे आपने ऊपर ये पढ़ा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो यहाँ पे राशि जो है वो 300 रुपया कर दी गई है, ठीक है, वो वहाँ पे 100 रुपया थी और यहाँ पे 300 रुपया, एक बच्चे को 300 रुपये तक राशि जो है वो कर मुक्त होगी, या फिर जो राशि वास्तव में प्राप्त हुई है वो, ठीक है, दोनों में से जो कम राशि होगी। ऊपर वाले पॉइंट में शायद मैंने नहीं बोला है, तो आपने याद रखना है यहाँ पे 300 रुपया या वास्तविक राशि जो प्राप्त हुई है उन दोनों में से जो कम होगी, ठीक है, हर एक पॉइंट में ये ऐसे ही होगा रूल आपका, वास्तविक राशि या फिर जो लिमिट दी गई है वो, उन दोनों में से जो राशि कम होगी वही वाली एग्जम्प्ट होगी, ठीक है। और ये 2 बच्चों तक के लिए ही इसका प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया अलाउंस, तो इसकी एग्जम्पशन कहाँ तक है, ये है 200 रुपया प्रति महीना, या फिर जो वास्तविक राशि प्राप्त हुई है वो। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये किन लोगों के लिए बोला गया है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, ठीक है, जो शारीरिक तौर पे चल फिर नहीं सकते उनके लिए, ठीक है। और ये राशि कितने रुपए तक एग्जम्प्ट है, ये है 3,200 रुपये
प्रति महीने तक, या फिर वास्तविक राशि जो प्राप्त होती है वो, इन दोनों में से जो कम बनती है वो। ठीक है। और ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया बिटवीन प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है किसके लिए दिया जा रहा है? रहने के स्थान से लेके ड्यूटी के स्थान तक आने जाने के लिए। उसके बाद है अंडरग्राउंड अलाउंस। तो ये कहाँ तक है? ये 800 रुपया प्रति महीने तक एग्जम्प्ट है, या फिर जो वास्तविक राशि प्राप्त हुई है इन दोनों में से जो कम बनती है वहाँ तक। ठीक है। उसके बाद है अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट बिजनेस। अगर कोई कर्मचारी किसी ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करता है, ठीक है, उसमें कोई कर्मचारी है, तो उसके लिए ये छूट कितनी होगी? ये होगी 70% और सच अलाउंस, जो ये अलाउंस मिल रहा है उसका 70%, या फिर 10,000 रुपया प्रति महीना, दोनों में से जो राशि कम बनती है वो। उसके बाद है बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस और डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस और डिफिकल्ट एरिया अलाउंस। ठीक है। और ये राशि जो है वो कर मुक्त कहाँ तक है? ये वरी करती है 200 रुपया प्रति महीने से लेके 1,300 रुपया प्रति महीने तक। इसमें ये देखा जाता है कि पोस्टिंग जो है वो कौन से स्थान पर हुई है। उसके बाद है स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस। ठीक है। तो ये भी वरी कर रहा है, ठीक है, कहाँ तक? 300 रुपये से लेके 7,000 रुपया प्रति महीने तक। ठीक है। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर, कि पोस्टिंग कौन से स्थान में हुई है। तो इतनी राशि जो है वो एग्जम्प्ट होगी, कितनी? 300 रुपये से लेके 7,000 रुपये तक। तो इसके लिए क्या है? डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ये निर्भर किसके ऊपर करेगा? ये करेगा कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे है। उसके बाद है हाई अल्टीट्यूड एरिया अलाउंस। तो ये एग्जम्पशन कहाँ तक है? 1,060 रुपये प्रति महीना एग्जम्प्ट होगा यदि ऊंचाई जो आपको बताएगी है वो है 9,000 से लेके 15,000 फीट तक, और एग्जम्पशन होगी 1,600 रुपये की प्रति महीना यदि ऊंचाई जो है वो है 15,000 फीट से ज़्यादा। उसके बाद है हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। इट इज़ ग्रांटेड टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये जो सशस्त्र बल होते हैं, ठीक है, यानी कि सेना होती है, ये उनको दिया जाता है। इट इज़ एग्जम्प्ट अप टू ₹4,200 पर मंथ। तो ये प्रति महीना 4,200 रुपये तक एग्जम्प्ट है। ठीक है। इसके नेक्स्ट है आइलैंड ड्यूटी अलाउंस। इट इज़ ग्रांटेड टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। इट इज़ एग्जम्प्ट अप टू ₹3,250 पर मंथ। और ये जो आइलैंड ड्यूटी अलाउंस है, ठीक है, ये किसको मिलेगा? ये आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में काम करते हैं, लक्षद्वीप में काम करते हैं, उनके लिए। ठीक है। और इसकी एग्जम्पशन राशि होगी वो होगी 3,250 रुपये प्रति महीना। पर ये भी याद रखना, जहाँ पे मैं ये कर की राशि की बात कर रहा हूँ वहाँ पे आपने ये भी देखना है कि एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ है। ये शुरू में आपको पॉइंट बताया गया है, यहाँ पे वास्तविक प्राप्त राशि और ये जो लिमिट बताई जा रही है वो, इन दोनों में से जो कम होगी वो कर मुक्त होगी। इसके नेक्स्ट है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। तो ये इसकी छूट होगी 2,600 रुपये प्रति महीने तक। अगर कोई कर्मचारी जो है इस छूट को प्राप्त कर रहा है तो उसे बॉर्डर एरिया अलाउंस जो है उसमें किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, कर में। उसके बाद है कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंस। इट इज़ एग्जम्प्ट अप टू ₹1,000 पर मंथ। तो ये जो अलाउंस है ये 1,000 रुपया प्रति महीने तक कर मुक्त है। अगर ये वाली लिमिट, ये वाली जो एग्जम्पशन है कोई कर्मचारी प्राप्त कर लेता है तो फिर वो बॉर्डर एरिया अलाउंस की एग्जम्पशन प्राप्त नहीं करेगा। फिर उसके बाद है काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। तो इसकी राशि जो कर मुक्त है वो है 3,900 रुपया प्रति महीने तक। ठीक है। और अगर कोई कर्मचारी जो है इस राशि के लिए कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ठीक है, एग्जम्पशन का बेनिफिट ले लेता है, तो उसको बॉर्डर एरिया अलाउंस में किसी प्रकार की कोई एग्जम्पशन प्राप्त नहीं होगी। तो फिर ये याद रखना, ये जो ऊपर जितने भी पॉइंट बताए गए हैं इसमें आपने पहले ये देखना है कि वास्तविक राशि कितनी प्राप्त हुई है, और उसके बाद देखना है कि इसकी लिमिट कितनी दी गई है, ये जो लिमिट साथ में बताई जा रही है। ठीक है। इन दोनों में से जो राशि कम होगी वो कर मुक्त होगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ये जो फोर्थ
टाइप आती है वो किस तरह की है, उसमें ये जो भत्ते हैं उनके बारे में क्या बताया गया है, अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़, ठीक है। अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी है, कार्यालय की जो ड्यूटियां बनती हैं उनको करने के लिए अगर कोई भत्ता प्राप्त होता है तो वो एग्जम्प्ट होगा कहाँ तक, टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, जितनी उसको वास्तविक राशि प्राप्त हुई है वहाँ तक, या फिर द अमाउंट स्पेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज विच एवर इज लेस, या फिर जो राशि उस ड्यूटी को करने के लिए सचमुच खर्च हुई है वहाँ तक। यानी कि इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें ये देखा जाएगा वास्तविक राशि कितनी प्राप्त हुई है और या फिर वास्तव में खर्चा कितना किया गया है। इन दोनों में से जो राशि कम होगी वो कर मुक्त होगी। ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, ऊपर वाले पॉइंट में ये था, जो तीसरा पॉइंट था मेन, उसमें था कि वास्तविक राशि जो प्राप्त हुई है वो और जो लिमिट दी गई है वो, उन दोनों में से जो राशि कम है वो कर मुक्त है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भत्ते की वास्तविक राशि प्राप्त हुई है वो, या फिर वास्तव में जो खर्च किया गया है वो, ठीक है, इन दोनों में से जो राशि कम होगी वो कर मुक्त होगी। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं भत्ते, इसमें आ सकता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, फिर आएगा डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक या फिर रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है। तो इस तरह के अगर कोई भत्ते होंगे तो उसमें आपने क्या देखना कि वास्तव में कितनी राशि प्राप्त हुई है या फिर वास्तव में खर्च कितना हुआ है, दोनों में से जो कम होगा वो कर मुक्त होगा, ठीक है। तो ये संक्षेप में मैंने बताया है, डिटेल में आपने पढ़ना है तो आपको जो बुक रेफ़र की गई है, ठीक है, वीके पब्लिकेशन की, इनकम टैक्स की, तो उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लो डिटेल में, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, मैं भी न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ साथ में, न्यूमेरिकल करने हैं आपने, और साथ में क्या करना है, बुक में प्रैक्टिस जरूर करनी है, बुक आपने ले लेनी है, उसको पढ़ना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तभी आप इनकम टैक्स जो है वो सीख पाओगे।